अक्सर लगता है कि दुनिया बदलने के लिए ना बहुत बड़ी बड़ी चीजें, शायद हथियार चाहिए होते हैं। पर आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानेंगे जिसने इस बात को कह सकते हैं बिल्कुल गलत साबित कर दिया। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में एक मामूली सा ट्रेन का सफर एक साधारण वकील को उस महात्मा में बदल देता है जिनका नाम आज पूरी दुनिया जानती है। उनका सबसे बड़ा मंत्र क्या था? यही कि आज़ादी सत्य और अहिंसा से भी पाई जा सकती है। पर सवाल यह है कि इतना शक्तिशाली विचार ये आया कहाँ से? इसकी जड़ें ना उनके शुरुआती संघर्षों में छुपी हैं। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक युवा वकील से, मोहनदास करमचंद गांधी। भारत से इंग्लैंड तक का सफर और फिर एक ऐसा असाइनमेंट जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो देखिए, 1869 में गुजरात के पोरबंदर में जन्म हुआ। फिर करीब 1888 में कानून की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गए, बैरिस्टर बने। सब कुछ एकदम ट्रैक पर था, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था। लेकिन फिर आता है साल 1893, जब दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के एक कानूनी केस के लिए वो दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और ये बदलाव शुरू हुआ एक ट्रेन के सफर से। दक्षिण अफ्रीका में एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली ट्रेन यात्रा जो उनकी जिंदगी की सबसे खास घटना बनने वाली थी। एक ऐसा सफर जिसने सिर्फ उनकी नहीं बल्कि इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो हुआ ये कि गांधी जी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे थे। और ऐसा नहीं कि वो बिना टिकट के थे, उनके पास एक वैलिड पक्का टिकट था। मतलब कानून की नज़र में वो बिल्कुल सही थे। पर उस समय के समाज ने ना अपने ही कुछ अलग और बहुत ही अन्याय भरे नियम बना रखे थे। और तभी एक गोरा अधिकारी उनके पास आता है और सीधे सीधे कहता है, इंडियंस और ब्लैक्स यहां नहीं बैठ सकते। सोचिए, ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, ये उस दौर में फैले हुए नस्लीय भेदभाव की एक बहुत ही कड़वी और सीधी सच्चाई थी जो उनके मुंह पर मारी गई थी। उनके पास वैलिड टिकट था, फिर भी उन्हें जबरदस्ती पीटर्स मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया। यह सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, आप समझिए, ये एक ऐसा हमला था जिसने उनकी आत्मा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। पूरी रात वो उस ठंडे प्लेटफॉर्म पर अकेले बैठे रहे। कड़ाके की ठंड थी और उस एक रात उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यही न्याय है? बस यही वो पल था, यही वो रात थी जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। देखिए, ट्रेन वाली वो घटना सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, वो एक आईने की तरह थी। उस एक रात में गांधी जी को पहली बार समझ आया कि दक्षिण अफ्रीका में गैर गोरों के साथ जो अन्याय हो रहा है ना, वो कितना गहरा है, कितना सिस्टमैटिक है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वहां भारतीयों को वोट देने का कोई हक नहीं था। पब्लिक जगहों पर उनकी एंट्री पर रोक थी। रोज रोज की बेइज्जती तो जैसे आम बात हो गई थी। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ था, ये वहां रहने वाले हर भारतीय और अश्वेत के साथ हो रहा था। अब गांधी जी के सामने दो रास्ते थे, या तो चुपचाप सह लेते या फिर लड़ते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी इस पर्सनल बेइज्जती को एक सबकी लड़ाई बनाएंगे। उन्होंने तय किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि अपने गुस्से और दर्द को एक मूवमेंट की, एक संगठन की ताकत में बदल देंगे। और बस यहीं से उनकी ऑर्गेनाइजर वाली जर्नी शुरू हुई। स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, ताकि जो बिखरा हुआ भारतीय समुदाय है उसे एक आवाज मिले। फिर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार शुरू किया। और फिर फीनिक्स सेटलमेंट की स्थापना की। ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जो इस बात का जीता जागता सबूत थी कि बराबरी और मेहनत के दम पर एक अच्छा समाज बनाया जा सकता है। फिर आया साल 1906। एक और बहुत ही खराब दमनकारी कानून लाया गया। अब गांधी जी को लगा कि लड़ने के लिए एक नए तरीके की जरूरत है, तो उन्होंने अन्याय से लड़ने के लिए एक नया हथियार बनाया। एक ऐसा हथियार जो बिना ताकत वालों की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। और इस हथियार का नाम था सत्याग्रह, मतलब सत्य की शक्ति या ट्रूथ फोर्स। ये सिर्फ कोई प्रोटेस्ट या विरोध नहीं था, नहीं, ये अन्याय के खिलाफ खड़े होने का एक बिल्कुल नया तरीका था, जिसमें हिंसा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और अपने अंदर की हिम्मत का सहारा लिया जाता था। और सत्याग्रह का पहला इस्तेमाल हुआ 1906 में ही, उस कानून के खिलाफ जो हर भारतीय को जबरदस्ती अपना रजिस्ट्रेशन कराने को कहता था। और यहीं से गांधी जी ने दुनिया को पहली बार दिखाया कि अहिंसा कमजोरी नहीं है, बल्कि
ये एक बहुत बहुत बड़ी ताकत है। तो इस तरह दक्षिण अफ्रीका की उसी जमीन ने, जहां उनका अपमान हुआ था, उसी जमीन ने एक वकील को एक ग्लोबल लीडर, एक महात्मा बना दिया। ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं था, ये एक इंसान की सोच, उसकी आत्मा का पूरा कायापलट था। जरा सोचिए इस बदलाव के बारे में। एक इंसान जो आया तो था एक कंपनी का लीगल केस लड़ने, वो एक पूरी कौम का, एक पूरे समाज का लीडर बन गया। जिसने एक पर्सनल बेइज्जती सही, उसने दुनिया को सत्याग्रह जैसा एक नया फलसफा दे दिया। एक प्रोफेशनल वकील अब लोगों का नेता था, और उसकी लड़ाई अब किसी एक केस के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के सम्मान के लिए थी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कैसे किसी एक इंसान के साथ हुआ अन्याय, एक पल की बेइज्जती, एक ग्लोबल मूवमेंट की चिंगारी बन सकती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि एक इंसान का पक्का इरादा और सच्चाई में उसका अटूट विश्वास सबसे ताकतवर साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। जी हाँ, ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की। तारीख थी 9 जनवरी 1915। एक शख्स साउथ अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई जीतकर भारत लौटता है। पर वो अकेले नहीं लौटा था, अपने साथ वो एक नया, एक अनोखा हथियार लेकर आया था, सत्याग्रह। तो ये सिर्फ एक घर वापसी नहीं थी, ये तो एक क्रांति की शुरुआत थी। एक ऐसी क्रांति जो हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाली थी। लोगों के लिए वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक नई उम्मीद बनकर आए थे। तो सवाल ये है कि भारत आकर गांधी जी ने सबसे पहले किया क्या? उन्होंने उस बड़े तूफान के लिए जमीन कैसे तैयार की जो आने वाला था? चलिए समझते हैं। देखिए, भारत लौटकर गांधी जी ने 2 बहुत जरूरी काम किए। पहला, अपने पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह मानी और पूरे देश का दौरा किया। क्यों? ताकि वो भारत की असली नब्ज को पकड़ सकें। और दूसरा, उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया। अब ये सिर्फ एक आश्रम नहीं था, ये तो एक लैब थी, एक प्रयोगशाला जहां आज़ादी के सबसे बड़े और सबसे असरदार हथियार तैयार होने थे। सादा जीवन, सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो उसूल थे जो गांधी जी के हर आंदोलन की बुनियाद बनने वाले थे। साबरमती के किनारे, सच पूछिए तो भारत की आज़ादी के सबसे ताकतवर हथियार बनाए जा रहे थे। तो ठीक है, सिद्धांत तो तैयार थे, पर अब वक्त था उन्हें आजमाने का, उन्हें कसौटी पर परखने का। अब अगला कदम था इन विचारों को असली दुनिया में, जमीनी हकीकत पर उतारने का। तो देश की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने से पहले गांधी जी ने 3 छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी आंदोलनों में हिस्सा लिया। आप कह सकते हैं कि ये सत्याग्रह की पहली परीक्षा थी, एक ट्रेलर था जिसने पूरे देश को इस हथियार की असली ताकत दिखाई। और देखिए कितनी कमाल की बात है, हथियार एक ही था, सत्याग्रह, लेकिन वो अलग अलग लड़ाइयों में काम आया। चंपारण में नील की जबरदस्ती खेती के खिलाफ किसानों के लिए, खेड़ा में अकाल के बावजूद टैक्स मांग रही सरकार के खिलाफ, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों के कम वेतन के खिलाफ। हर जगह तरीका एक ही था, शांति से लेकिन मजबूती से अपनी बात रखना। इन तीनों आंदोलनों की कामयाबी ने सिर्फ लोगों को राहत नहीं दी, इसने पूरे देश में एक साफ संदेश भेजा कि अब एक ऐसा लीडर आ गया है जो हवा में बात नहीं करता बल्कि जमीन पर उतरकर लोगों के लिए लड़ता है। और बस यहीं से गांधी जी सिर्फ गांधी जी नहीं रहे, वो एक जन नेता बन गए। तो ये लोकल लेवल पर तो जीत मिल गई थी, अब वक्त था इस लड़ाई को एक नेशनल लेवल पर ले जाने का। अब मंच तैयार हो रहा था एक बहुत बड़े, एक देशव्यापी आंदोलन के लिए। 1919 जलियांवाला बाग, इस एक घटना ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। लोगों में जबरदस्त गुस्सा और दर्द था, और इसी गुस्से के जवाब में गांधी जी ने अपने पहले देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया, असहयोग आंदोलन। स्ट्रैटेजी बहुत सीधी और साफ थी, अंग्रेजों का किसी भी तरह से सहयोग नहीं करना। स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतें छोड़ दी और लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया। मकसद एक ही था, बिना कोई हिंसा किए ब्रिटिश राज की मशीनरी को जाम कर देना। ये आंदोलन अपने पीक पर था, ऐसा लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन तभी 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई और इसने सब कुछ बदल दिया। गांधी जी के लिए अहिंसा का सिद्धांत किसी भी जीत से कहीं ज्यादा बड़ा था। जैसे ही हिंसा हुई, उन्होंने फौरन आंदोलन वापस ले लिया।
कुछ साल की खामोशी के बाद गांधी जी एक बार फिर एक और बड़े आंदोलन के साथ लौटे, और इस बार की शुरुआत तो एक ऐसे एक्ट से हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जी हाँ, ये था वो मशहूर दांडी मार्च। सोचिए, 12 मार्च 1930 को 79 लोगों के साथ 240 किलोमीटर का पैदल सफर शुरू हुआ, और जब तक वो दांडी पहुंचे, ये एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे देश का मार्च बन चुका था। और फिर 6 अप्रैल को जब गांधी जी ने समंदर किनारे एक मुट्ठी नमक उठाया, तो उन्होंने सिर्फ नमक का कानून नहीं तोड़ा था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के घमंड को तोड़ा था। वो एक मुट्ठी नमक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का सबसे बड़ा सिंबल बन गया। और बस यहीं से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसमें लाखों हिंदुस्तानियों ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी कानूनों को मानने से साफ इनकार कर दिया। और अब हम आ पहुंचे हैं आज़ादी की लड़ाई के आखिरी और सबसे निर्णायक दौर में। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर II की आग में जल रही थी, और ठीक इसी मौके पर गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा और आखिरी दांव खेला। 8 अगस्त 1942 कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया। अब कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई आधी अधूरी आज़ादी नहीं। मांग सिर्फ एक थी, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और वो भी फौरन। इस आंदोलन के लिए गांधी जी ने एक नारा दिया जो आज भी हमारी रगों में जोश भर देता है, करो या मरो। इसका मतलब साफ था, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हम आज़ादी लेकर रहेंगे या फिर इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस एक नारे ने जैसे पूरे देश में आग लगा दी। ब्रिटिश सरकार पूरी तरह बौखला गई और उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। गांधी जी समेत देश के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। बहुत जुल्म हुए, लेकिन इस बार जनता का दबाव इतना ज्यादा था कि अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिल गई। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की और काफी हद तक वो कामयाब भी हुए। लेकिन वो एक बात अच्छी तरह समझ गए थे कि अब हिंदुस्तान पर राज करना नामुमकिन है। तो चंपारण के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ ये सफर भारत छोड़ो के देशव्यापी आंदोलन तक पहुंचा। हर एक कदम, हर एक सत्याग्रह आज़ादी की मंजिल की तरफ एक मील का पत्थर साबित हुआ, और इसी रास्ते पर चलकर हम 1947 की उस सुबह तक पहुंचे। और ये पूरी कहानी हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, आखिर कैसे सिर्फ सत्य और अहिंसा के दम पर एक दुबले पतले इंसान ने उस साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता। ये एक ऐसा सवाल है। आज़ादी की कहानी ना कोई आम कहानी नहीं है, ये तो एक पूरा महाकाव्य है। और आज हम इसी महाकाव्य के सबसे जरूरी, सबसे रोमांचक अध्याय को खोलने जा रहे हैं। वो आखिरी संघर्ष जिसने एक राष्ट्र को जन्म तो दिया, लेकिन एक ऐसी कीमत पर जिसे हम आज तक चुका रहे हैं। करो या मरो, सोचिए, बस ये 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों में ना पूरे देश की आत्मा की आवाज थी। ये कोई नारा नहीं था, नहीं, ये गांधी जी का एक अंतिम संकल्प था, एक चुनौती थी ब्रिटिश राज को, और उस पूरी पीढ़ी का ऐलान था जिसने मन बना लिया था कि भाई अब या तो आज़ादी या कुछ भी नहीं। और बस इसी संकल्प के साथ शुरू होता है हमारी कहानी का पहला अध्याय, भारत छोड़ो आंदोलन। ये वो पल था जब देश ने एकदम ठान लिया था कि अब पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। तो जरा सोचिए, 8 अगस्त की रात है, पूरा का पूरा देश बस एक ही आवाज से गूंज रहा है, करो या मरो। लेकिन अगली सुबह एकदम सन्नाटा। गांधी जी, कांग्रेस के सभी बड़े नेता, सब जेल में। अंग्रेजों को लगा बस हो गया काम, क्रांति की जो चिंगारी थी उसे बुझा दिया। पर वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे थे। उन्होंने चिंगारी बुझाई नहीं, बल्कि उसे एक धधकती आग में बदल दिया था। जब नेता जेलों में बंद थे ना, तो पता है क्या हुआ? जनता खुद नेता बन गई। स्टूडेंट्स ने अपने किताबें छोड़ दी और सड़कों पर उतर आए। किसान अपने खेतों से निकल पड़े और मजदूरों ने फैक्ट्रियों पर ताले लगा दिए। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसका कोई एक चेहरा नहीं था, क्योंकि अब तो पूरा देश ही नेता था, और इसने ब्रिटिश राज की जड़ें ऐसी हिलाई कि ये आज़ादी का आखिरी और सबसे बड़ा जन उभार बन गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन ने अंदर से तो ब्रिटिश राज को कमजोर कर ही दिया था, लेकिन उसी वक्त कुछ बाहरी और अंदरूनी दबाव भी थे जो ब्रिटेन को मजबूर कर रहे थे कि वो अब बातचीत की मेज पर आए।
ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव सिर्फ एक तरफ से नहीं था। देखिए, एक और तो गांधी जी थे जो अहिंसा के रास्ते पर पूरे देश को साथ लेकर चल रहे थे, और दूसरी तरफ हजारों मील दूर सुभाष चंद्र बोस अपनी इंडियन नेशनल आर्मी के साथ दिल्ली चलो का नारा बुलंद कर रहे थे। मतलब एक तरफ सविनय अवज्ञा की ताकत तो दूसरी तरफ सीधी सैन्य चुनौती। ब्रिटेन अब दो मोर्चों पर घिर चुका था। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, और जब तक ये खत्म हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य सचमुच अपने घुटनों पर आ चुका था। वो जंग तो जीत गए, लेकिन अपनी सबसे कीमती कॉलोनी भारत को खोने के कगार पर थे। अब उन्हें साफ दिख रहा था कि भारत को और ज्यादा दिन गुलाम बनाकर रखना नामुमकिन है, और इसी मजबूरी में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार आखिरकार मिल ही गया। आज़ादी का सूरज तो उगने वाला था, लेकिन वो अपने साथ एक बहुत ही दर्दनाक सुबह लेकर आया। आज़ादी की खुशी बंटवारे के गम में डूब गई। ये स्वतंत्रता की एक बहुत बहुत बड़ी कीमत थी। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन ब्रिटिश भारत दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। सदियों की गुलामी तो खत्म हुई, पर एक देश दो टुकड़ों में बंट गया। लाखों, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो रातों रात अपने ही घर में अजनबी बन गए। जमीन पर तो बस एक लकीर खींची गई थी, लेकिन असल में तो वो लकीर दिलों को चीर रही थी। ये इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था, एक ऐसी त्रासदी जहां इंसानियत सड़कों पर दम तोड़ रही थी। और इस पूरी हिंसा और नफरत के बीच गांधी जी का बस एक ही सपना था। इन शब्दों में उनका वो सपना झलकता है, इंडिया एक रहे, अमन से रहे। लेकिन जमीन की हकीकत उनके इस सपने से कोसों दूर थी, और ये दर्द उन्हें अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। और अब हम कहानी के उस आखिरी हिस्से में आते हैं जहां शांति की स्थापना के लिए गांधी जी ने अपनी अंतिम आहुति दी। तारीख थी 30 जनवरी 1948, जगह दिल्ली का बिड़ला हाउस। गांधी जी हर रोज की तरह शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, और तभी नाथूराम गोडसे ने उन पर गोलियां चला दीं। कहा जाता है कि उनके होठों से जो आखिरी शब्द निकले वो थे, हे राम। इन शब्दों के साथ ही एक युग का अंत हो गया। इस खबर ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। गांधी जी का शरीर तो चला गया, लेकिन उनके विचार वो हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ा हथियार हिंसा नहीं, अहिंसा है। उन्होंने ये भी दिखाया कि सत्य की ताकत से बड़े बड़े साम्राज्यों को भी झुकाया जा सकता है। उनकी ये विरासत आज भी दुनिया भर के सिविल राइट्स मूवमेंट्स को रास्ता दिखा रही है। उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा संघर्ष बस इसी एक सिद्धांत का सबूत था कि सत्य और अहिंसा से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। ये वो सोच थी जो वो पूरी दुनिया के लिए विरासत में छोड़ गए।